बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है और वीकेंड भरपूर तरीके से प्लान करें। बच्चों की तो ऑलरेडी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो हम लोगों को असल में वीकेंड प्लान करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को ज़रूरत होती है जिन्होंने बच्चों को छुट्टियों के दौरान, क्योंकि वीकेंड पे ही कहीं लेके जा सकते हैं, तो जी आप प्लान कीजिए अच्छे से। लेकिन साथ ही साथ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उस हवाले से भी आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खैर, हम आज के शो में कुछ खबरें भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ हमारे सेगमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और प्रोग्राम में हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आगाज़ आज के पहले सेगमेंट से, एक दिन एक नेकी। तो आज का पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। अम्मा बाद, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, मेरा आज का पैगाम ये है, देखना कमज़ोर लोगों का ख्याल रखना। आज का मेरा पैगाम ये है, देखना कमज़ोर लोगों का ख्याल रखना। बुखारी की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हल तुनसरून व तुरज़क़ून इल्ला बिदुआफ़ाइकुम। तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जाता है, तुम्हारी जो मदद की जाती है, उसकी वजह कमज़ोर लोग हैं। इसलिए कमज़ोर लोगों से महब्बत किया करो, मसाकीन से महब्बत किया करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मुझे रख, मसाकीन के साथ रख और मेरा हशर भी मसाकीन के साथ कर। इसलिए मेरे भाइयों, गरीबों के साथ, कमज़ोरों के साथ उनका ख़ास ख्याल रखना, उनकी मदद करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पैगाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात। आज का मौसम कैसा होगा, टुडेज़ वेदर में जानते हैं। मायदा होंगी बाहर, उनकी तरफ चलते हैं। जी मायदा, बताइए मौसम इस वक्त कैसा है और दिन भर क्या रहेगा, कल के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? जी बिल्कुल है ना। शहर के मौसम की अगर बात करें तो आग बरसाती गर्मी जो सुबह के औकात में फ़ील की जा रही है और उसी के साथ महकमा मौसमियात की जानिब से सुबह के औकात में 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बायस शहरियों को भी खासी मुश्किलात का सामना है। सूरज की शिद्दत जो है वो खासी तेज़ इस टाइम रिकॉर्ड की जा रही है कि कुछ सेकंड भी जो है वो बाहर निकलना महाल है और अगर आप बाहर निकलते हैं तो ख़ुद आप फील करते हैं कि गर्मी की शिद्दत जो इस कदर ज़्यादा है कि आपका सर जो है वो भारी होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जो है हमारे माहिरीन ने हमारे शहरियों को कुछ एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के लिए कहा है कि ख़ास तौर पर जब शहरी घर से बाहर निकलें तो अपने आप को कवर करके निकलें और पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। गर्मी ने एक बार फिर से जो है वो शिद्दत इख्तियार की है और आज टेम्परेचर जो है वो 43 से 44 तक जाने के अमकानात ज़ाहिर किए गए हैं। 12 बजे के औकात तक 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा टेम्परेचर, लेकिन 1 से 2 बजे के औकात जो है वो 44 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। बारिशों की अगर बात करें तो आइंदा 24 घंटे में बारिशों के ताहाल कोई अमकानात ज़ाहिर नहीं किए गए, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत जो है इसी तरह से हमारे शहरियों को। थैंक यू मायदा, मौसम की सूरत हाल आपने बताई। बढ़ते हैं जी शहर की खबरों की तरफ। चिल्ड्रन अस्पताल से पहली खबर है, जहां पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। रेस्क्यू की जानिब से आग बुझाने के लिए इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी। बिजली पेट्रोल के बाद अवाम पर एक और वार, गैस 45% महंगी। चिराग तले अंधेरा, शेख और नोश की फरोख्त में खिलाफ वर्जियों पर शहरी लाहौर का पहला नंबर। और खजाना खाली, लेकिन लीगी अरकान सूबाई असम्बली को फंड्स हर सूरत मिलेंगे। शहर के 30 सूबाई हलकों को फीकस 5 करोड़ के तरक्याती फंड्स देने का फैसला।
खबरें आप जान चुके हैं। आज की खबरों की डिटेल्स क्या हैं, इनकी तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, कैसर खोकर साहब और अली रामे ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे तो हालात ठीक ठाक रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि हर रोज़ जब आपको पता चलेगा कि जी किराए बढ़ गए, अशिया खुदरोश की कीमतों में इजाफा हो गया, तो मुश्किल से ही हालात जो हैं वो ठीक रहते हैं। खैर, इस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो कि बच्चों के इलाज की यहाँ पर सबसे बड़ी इलाज गाह है, इलाज मुआलजे के हवाले से, जहाँ पर हम देखते हैं दूर दराज से बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आग लगी है रेस्क्यू की जानिब से। इस वक्त वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कब और कैसे ये आग लगी, इससे कबल अगर हम देखें कि एक दिन पहले कोट लखपत के इलाके में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया। बहुत सारे इस तरह के वाक़यात एक के बाद एक हम देखते हैं सामने आते हैं, लेकिन फिर बार बार वही बात हम करते हैं कि जी कभी इंतज़ामिया ने, कभी मुतल्लिका इदारों ने कोशिश की है कि आप शहर की कैटेगरीज ही बना लें, जाके चेक एंड बैलेंस रखें कि आया बिल्डिंग्स में, हस्पतालों में कोई आग हो जाने वाले हालात हैं या नहीं हैं। तो फिर किसको जिम्मेदार कहें? खोखर साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि हस्पताल में जो हालात हैं आग बुझाने वाले वो नहीं हैं, और हस्पताल में जो आग बुझाने के जो इंतजामात हैं वो नहीं हुकूमत ने किए। ये नई इतनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं, इतने इतने बड़े बड़े प्लाजे बना दिए हैं, लेकिन इसके हवाले से कई दफ़ा आपको पता है LDA प्लाजा में एक दफ़ा आग लगी थी, तो उसके बाद इन्होंने SOP बनाए थे कि तमाम जो बिल्डिंग है, तमाम इदारे हैं, वहाँ पर चेक किया जाए कि सेफ्टी मेजर्स जो है अपनाए गए हैं या नहीं किए गए। उसके लिए SOP जारी हुए, गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया, लेकिन बाद में वही फिर पुरानी बात कि कुछ भी ना हुआ। SOPs जारी हो जाते हैं, एक्शन हो जाता है, लेकिन खोखर साहब उस पर अमल दरामद कोई नहीं करता। अमल दरामद कोई नहीं होता, और इतने बड़ा अस्पताल है वहाँ पर आग बुझाने का सिस्टम नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। और अगर आज शॉर्टफॉल से आग लग गई है तो लोड उसका क्यों नहीं चेक किया गया? पहले लोड ज्यादा था, जिसकी वजह से अगर आग लगी है तो लोड उसका कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने इस पर कोई नहीं। अब इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद जो है इंक्वायरी जो है दाखिल दफ्तर हो जाएगी, और वही फिर दोबारा साल बाद पता चलेगा कि चिल्ड्रन अस्पताल में दोबारा आग लग गई है। और आपको पता है साई वाले का अस्पताल था या कौन सा शहर था जहाँ पर बच्चे वो नर्सरी में आग लग गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं अभी तक हुआ। उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ गई? उस पर एक्शन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। देखिए, मिली भगत के साथ ये हमेशा जो इस तरह की आग होती है ना, ये शॉर्ट सर्किट के ऊपर डाल दी जाती है कि शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी, और उस पर फिर जो हुकूमती इदारे हैं वो भी खामोश हो जाते हैं कि एक वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट है। क्योंकि रेस्क्यू के एहलकार वहाँ पर जाके जब मोनीटर करते हैं तो वो अपनी फाइंडिंग्स में ये चीज़ बता देते हैं कि जनाब ये शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। लेकिन ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो बताया जा रहा है कि ये मेडिकल एक उनका जो स्टोर था उसके अंदर ये आग लगी। अब इससे अद्वियात तो सारी जल गई आग। बिल्कुल सही कहा। और हो सकता है कि वो अद्वियात एक्सपायर हो चुकी हों जो इन्होंने आग लगा दी हो वहाँ पे। तो अगर वो अद्वियात एक्सपायर निकल आती तो फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की इंतज़ामिया पर सवालिया निशान था कि ये इतनी एक्सपायर अद्वियात क्यों पड़ी हुई हैं यहाँ पे। अगर पड़ी हैं तो आपने पहले गवर्नमेंट को क्यों नहीं बताया? उन चीज़ों से बचने के लिए फिर दूसरे सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, जिस तरह आग लगा दी जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये उन्होंने आग खुद ब खुद लगाई है, लेकिन ये तो एक इंक्वायरी होनी चाहिए। खोखर साहब ने ठीक है, इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कि आखिर आग लगी या फिर लगवाई गई, वो तो एक अलहदा बात है। मैं अगर गुज़िश्ता 4-5 महीनों का रिकॉर्ड देख लें, हफीज़ सेंटर में आग लगने का वाक़या, फिर आपके पेस में आग लगने का वाक़या, फिर अभी कोट लखपत के इलाके में आग लगने का वाक़या, एक के बाद एक ऐसे वाक़यात हैं। ना तो मुतल्लिका इदारे जागते हैं, खुदा न खास्ता जानी नुकसान अगर हो जाए कौन जिम्मेदार है? माली नुकसान इतनी ज़्यादा महंगाई में इतने लोगों का हुआ, बाद में कोई उसका ऑल्टरनेट भी फराहम करने को जल्दी तैयार नहीं होता। किसको जिम्मेदार कहें? देखें, इसमें खोखर साहब ने जो बात की ना कि हर चीज़ की बिल्डिंग रूल्स पॉलिसी मौजूद है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कागजों तक रहती है ना। बिल्कुल उन पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं होता। लेकिन काम किनका है? सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट के तहत जो मुतल्लिका अथॉरिटी है उसका काम है, LDA का काम है ना कि जब भी कोई बिल्डिंग लाहौर के अंदर बनती है तो आप उनको अपने एक SOPs दें। SOPs देने के बाद आप उनको चेक करें कि आया उन्हीं SOPs को फॉलो करते हुए ये इमारत खड़ी की गई, क्या इसमें जो फायर फाइटर्स के मेजर्स हैं वो मुकम्मल किए गए। अगर वो मुकम्मल नहीं किए जाते तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। फिर LDA के ऊपर सवालिया निशान आता है कि अगर इस बिल्डिंग में आग लगी तो क्या फायर फाइटर्स की जो सहूलियात जो उनके एक मेजर्स हैं वो होने चाहिए यहाँ पे। अगर वो नहीं है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन ले। फिर वो बिल्डिंग खड़ी कैसे की जाती है? इंतज़ामिया पर सवाल आ गया ना कि इंतज़ामिया फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने वो बिल्डिंग पास की, जिसकी वो मॉनिटरिंग के लिए गए।
तो अगर SOPs भी मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर आग लगती है तो फिर कोई ना कोई किसी जगह पर फॉल्ट ज़रूर होगा, या फिर वो बिल्डिंग इमारत प्लाजे में होगा, प्लाजे की इंतज़ामिया के ऊपर वो सवाल बनता है। लेकिन जहाँ पर अल्टरनेट सोल्यूशन की बात है तो बाज़ का तो जो बिजनेसमैन होते हैं उन्होंने अपनी इंश्योरेंस करवाई होती है, तो वो इंश्योरेंस से अपने पैसे निकलवा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इंश्योरेंस नहीं करवाते अपनी, उनके लिए फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना अल्टरनेट सोल्यूशन ये आपकी नौयत तो अच्छी खासी लग रही है। और दूसरा, हॉस्पिटल में अगर आग लगी है तो ऑब्वियसली जो जगह देखी जा रही है, इमदादी कार्रवाइयाँ भी यहाँ पर जो है फौरी तौर पर, रेस्क्यू को भी फिर प्रॉब्लम रहती है ना, अगर कोई बंद जगह हो, अंदर गाड़ियाँ जानी है, हॉस्पिटल में आपको बाकी चीज़ों का भी ख्याल, हाइट, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अगर नीचे हो ना तो फिर तो वो टीम जल्दी जाके उसको रेस्क्यू कर सकती है, लेकिन हाइट पे है और आपका एक नुक्कर के कॉर्नर के ऊपर वो एक कमरा जो है वो बना हुआ है, और कॉर्नर तक पहुंचने के लिए आपको दूसरी साइड से जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो रास्ते अभी क्योंकि धुआं भी होता है बहुत ज़्यादा, मरीज परेशान हो सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में खुदा ना खास्ता अगर कोई हो, आसपास आपके जितने मेडिकल देखना चाहिए था यहाँ पे फौरी तौर पर जो लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया उनको पहुँचना चाहिए, उनको मोनीटर करना चाहिए कि आग अभी तक इसको रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया। हमारे पास तो अच्छी खासी मशीनरी, हैवी मशीनरी मौजूद है, बिल्कुल DG रेस्क्यू खुद कहते हैं उनके पास इक्विपमेंट जो है वो आग बुझाने के लिए अच्छा खासा मौजूद है, तो अभी तक आग पर काबू पा लेना चाहिए था, लेकिन अभी अच्छा दूसरा, आजकल ब्लाइट बहुत ज़्यादा आ जा रही है, हर घर में UPS चल रहे हैं, दुकानों में लोग UPS चलते छोड़ के चले जाते हैं। मैंने कल भी ये पॉइंट हाईलाइट किया था, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसमें कोई शक नहीं है, शॉर्ट सर्किट एक इशू है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पूरी दुनिया में ऐसे होता है, शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लग जाती है। बिल्कुल, तो इस पे भी आप शालम की मार्केट में देख लें, दुकानें वहाँ पर UPS है, जिन्होंने बिजनेस करना है, इतनी लाइट जा रही है, अब जब वो दुकानें बंद करके चले जाते हैं तो फिर सबके सब रिस्क पे हैं, रिस्क पे है। उसके बाद फिर आप यही कहेंगे जनाब शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो आग लगी, लेकिन आप अपने जैसे आपने कहा कि UPS वगैरह को बंद कर देना चाहिए। बाज़ बार ये चार्जर जो हैं ये लगे रहते हैं हमारे सॉकेट के अंदर, तो इनको भी निकाल देना चाहिए। तो इस तरह के जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको फौरी तौर पर अपनाएं, और रेस्क्यू की तरफ से भी कुछ एहतियाती तदाबीर जारी की जाती हैं। जब भी समर आता है तो वो कहते हैं कि अपनी लाइट्स वगैरह किस तरह बंद करके रखें, अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया तो अपनी लाइट्स को फौरी तौर पर, बिल्कुल ये एहतियात जरूरी है, अगर आप मेन स्विच ही ऑफ करके चले जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जी, तो हम अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर क्या है जी, महंगाई का एक तूफान जो कि मुसलसल आवाम का पीछा कर रहा है। अच्छा जी, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, उसी दिन बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, अब अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। लेकिन साथ ही साथ ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको कम नहीं किया जा सकता, गैस की कीमत भी 45% महंगी कर दी गई है। खोकर साहब, सर्दियों में गैस की कीमतों में इजाफा देखा जाता है, गैस की कीमत बढ़ गई है, बिजली की कीमत बढ़ गई है, खुर्दनोश की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है। मैं ये कहूँगा ये तौबा तौबा का मकाम है कि हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है। अब एक चीज़ की कीमत नहीं बढ़ी, वो है जहर खाने के लिए लोगों को सस्ता मिल रहा है, उसकी कीमत नहीं बढ़ी। बाकी तौबा तौबा हर चीज़ की गवर्नमेंट ने कीमत बढ़ा दिया। ये तौबा तौबा का मकाम है और गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए। और वज़ीर आज़म ने खुद कहा था हम महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, और मरियम नवाज ने महंगाई के हवाले से लॉन्ग मार्च किया था कि अब मरियम नवाज कहाँ है, अब महंगाई वही महंगाई है। मरियम नवाज का है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई, आटे की कीमत बढ़ गई, घी की कीमत बढ़ गई, पेपर की कीमत बढ़ गई, किचन की चीज़ों की कीमत बढ़ गई, सब्जियों की कीमत बढ़ गई, दालों की कीमत बढ़ गई। कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत नहीं बढ़ी? और तनख्वाहों से या मौजूदा बजट से लोगों का गुजारा जो है वो मुश्किल होता है, नहीं होना मुश्किल हो गया। ये तौबा तौबा का मकाम है। हुकूमत को अब इसका नोटिस क्यों नहीं लेती? कहाँ मरियम नवाज गई है, कहाँ इनका वोट बैंक गया? वोट बैंक पहले ये था कि लोग कहते थे कि PTI की हुकूमत महंगाई कर रही है, कोई PTI का टिकट ना ले, सारे नून लीग का टिकट ले। और अब मुझे बुरे वाला, मैं रहने वाला हूँ, और बुरे वाला से मुझे लोगों के फोन आ रहे हैं कि कोई नून लीग का टिकट ना ले, आइंदा PTI का टिकट ले, क्योंकि नून लीग ने महंगाई कर दी है। बिल्कुल ऐसे है। और ये गम, गुस्सा, और ये सिर्फ खोकर साहब ही नहीं इतना गुस्सा करे, बल्कि हर दूसरा बंदा इसी तरह से परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि हर दूसरे बंदे ने गैस का इस्तेमाल हर रोज होना है, पेट्रोल का इस्तेमाल हर रोज होना है, बिजली का इस्तेमाल हर रोज होना है, खाना अपने जिंदा रहने के लिए हर रोज खाना है। सस्ती चीज़ क्या है? देखिए कोको साहब ने जो बात की कि नून लीग और PTI वाली बात, ये पेट्रोल अगर PTI की गवर्नमेंट भी होती ना तो ये पेट्रोल की कीमत बढ़नी थी। ये बात आप अपने जहन में रखें, क्योंकि ये मुआहदे पहले हो चुके थे। अब इमरान खान साहब ने किया ये था कि उन्होंने एक रिलीफ देने के लिए, क्योंकि IMF का दबाव तो था उनके ऊपर, तो उन्होंने ऐलान किया था कि हम जून तक कोशिश करेंगे कि हम पेट्रोल की कीमत जो है वो ना बढ़ाएं। लेकिन अब क्योंकि बेल आउट पैकेज नहीं हमें मिल सकता जब तक हम सब्सिडी ख़त्म ना करें,
तो इन चीज़ों को गहराई तक सोचने की ज़रूरत है कि ये पेट्रोल वगैरह की जो कीमतें हैं, ये मुआहदा तो पहले हो चुका था, और ये अगर पीटीआई की हुकूमत भी अब होती तो पेट्रोल की कीमत बढ़नी ही बढ़नी थी। तो अब इसमें नून लीग का कसूर ये कि अब नून लीग की हुकूमत है। जो पहले वो कहते थे कि जो इमरान खान की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, अब उनकी हुकूमत है, तो फिर अगर आप लोग आए तो आप लोग अपनी कोई पॉलिसी लेके आते। आपके सर पे, अब तो जिम्मेदारी आपके सर पे, क्योंकि इमरान खान ने अपनी सियासत की, सियासत करने के बाद उन्होंने जून तक पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ने का उन्होंने दावा किया था कि उनकी हुकूमत पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएगी। लेकिन अब आपकी हुकूमत आ गई तो अब ये जिम्मेदारी आपके सर पे है, और लोगों के जहन में यही है कि मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। जो तो इन सरकारी मामलात को जानते हैं वो तो समझते हैं कि क्योंकि ये IMF के साथ हमारा एक मुआहदा था, और इस मुआहदे के तहत हमें ये पेट्रोल की कीमतें, हमें सब्सिडी वगैरह वापस लेनी पड़नी थी, और बिजली महंगी हुई, पेट्रोल भी महंगा हुआ, अब गैस जो है वो भी महंगी हुई। और इसका असर जो कहते हैं ना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, हम पेट्रोल की कीमतें जल्द कम करेंगे, आप कम कर भी दें, क्या जो इसका आज का इम्पैक्ट है वो आप उसके बाद इम्पैक्ट वापस लेंगे? जो किराए आज बढ़ जाएंगे, जो आज ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाएंगे, क्या उस वक्त आप वापस लेंगे? अगर पेट्रोल आप 150 रुपए पे ले भी आए, कभी भी नहीं आएगा। बिल्कुल, ये एक लंबी लिस्ट है महंगाई की जी। किरायों में 20% इजाफा, दूध, दही, दाल, चना, चावल समेत 11 अशिया महंगी हुई है। उसके बाद जी मोटर बाइक्स की कीमतों में इजाफा हुआ है और 20,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है। इसके बाद जी यहाँ पर लिखा है, हमजा शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि नान और रोटी सस्ती कराने का टास्क दे दिया है, कीमतें चेक करने के लिए खुद दौरे करूंगा। देखिए, कीमतें चेक करने की बात, तब हमारी खबर मैंने कल एक ब्रेक की थी कि अर्बन यूनिट और स्पेशल ब्रांच को टास्क दिया गया कि आपने मॉनिटर करना है कि जहाँ जहाँ पर हमारे स्टॉल लगाए गए हैं, और मॉनिटर ये करना है कि जो हमने एक रेट लिस्ट मुकर्रर की है, जो हमारे नर्ख हैं, क्या उसके मुताबिक अशियाए खुरनोश की फ़रोख्त हो रही है या नहीं हो रही। अब उस पर अर्बन यूनिट और स्पेशल ब्रांच ने अपनी कुछ वहाँ पे सैम्पलिंग इस तरह से कि उस चीज़ को सिर्फ मॉनिटर किया कि ये एक शॉप है, शॉप के अंदर ये सरकारी रेट लिस्ट है और इसके मुताबिक क्या चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं, तो लाहौर उसमें अना सर फहरिस्त है। और ये हैरत वाली बात है कि वज़ीर आला पंजाब यहाँ पे है, चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे है, IG पंजाब यहाँ पे है, आपकी तमाम तर ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे, लेकिन आपके वो कहते हैं चिराग तले अंधेरे वाली बात है, आपके नक्तले ये काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे आप इनको रोक ही नहीं सकते। बिल्कुल। अब PTI के दौरे हुकूमत में ये ग्राफ सबसे नीचे था कि आप सरकारी नरखनामे होते थे, कुछ जगह पे वायोलेशन होती थी, ऑन द स्पॉट प्राइस वायोलेशन होती है, लेकिन इनके दौर में आके ज्यादा शुरू हो गई है। क्या वजह है? क्योंकि महंगाई तो हुई। अच्छा, लेकिन आपका कंट्रोल जो है वो, नान और रोटी की कीमत के हवाले से खुद दौरे करूंगा, आप आज विजिट करा ले, आज अपनी टीम के 5 लोगों की ड्यूटी लगा दें, जिस किसी इलाके में जाएंगे नान रोटी की कीमत डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ इलाकों में चले जाएं मुख्तलिफ कीमत है और वेट कहीं पर एक नहीं है। असल बात यह है कि हमजा शहबाज जो है उससे अपना दफ्तर नहीं चलाया जा रहा है इस वक्त। उसको ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह महंगाई पर कंट्रोल करना है, किस तरह अपोजिशन को डील करना है, किस तरह अतहादियों को डील करना है। अभी तक वो, क्योंकि अभी उसका वो वज़ीर आला के लेवल का जो मैच्योरिटी लेवल होता है वो उस लेवल पर अभी तक नहीं पहुंचा, उसका वो नहीं है। उसका वो जो गवर्नमेंट को रन करने का या गवर्नेंस जिसको कहते हैं उसको चलाने का हमजा को तजर्बा नहीं है। अभी तक अशिया की कीमतें कंट्रोल नहीं हुई। मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ करूंगा कि उनको तजर्बा नहीं है, उस्मान बुज़दार से ज़्यादा तजर्बा है वज़ीर आला के पास। और वो देखें, कुछ चीज़ें होती हैं कि ऑन ग्राउंड डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो सरकारी सतह पर मुख्तलिफ इशूज़ हैं ना, उनको वो अच्छी तरह से डील कर रहे हैं। अब ये जो प्राइस वायोलेशन है, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी टीम की ज़रूरत होती है इसके ऊपर। अब उनके पास उतनी टीम नहीं है। अब देखें, एक तरफ आप कोशिश कर रहे हैं कि आप कीमतें कम करें, लेकिन दूसरी तरफ आपकी पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली खुद वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। उस पर सरकार जो है वो कुछ नहीं कर सकती। तो लिहाजा आप ये मत कहें कि उनको तजर्बा नहीं, तजर्बा उनको बहुत है। और आप उन तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने पूरे पंजाब की उसके पास ब्रीफिंग पहुँच चुकी है और पूरा पंजाब उनको बता दिया गया कि पूरे पंजाब में हो क्या रहा है, कहाँ पे क्या मसाइल है। अब सिर्फ उनके ऊपर इशू है वो महंगाई का, वो महंगाई को कंट्रोल करने में मसरूफ जरूर है। यही सबसे बड़ा इशू है, यही इस वक्त आवाम के लिए। देखिए, ये हमारी भी जिम्मेदारी ना देखें, हमारे पास एक सरकारी नरखनामे के मुताबिक हम ये चीज़ उसमें 2-3 रुपये मुनाफा हम ले रहे हैं, तो आप यकजहती का मुजाहरा करें। महंगा और है, आप खुद भी कहें कि यार ठीक है, हम लोग इतना मुनाफा नहीं लेते, हम कम मुनाफा ले लेते हैं, हम चीज़ें जो है वो फरोख्त कर दें। हमारी खुद की भी जिम्मेदारी, अगर गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकती तो खुद ब खुद चीज़ें यार सस्ती दे दो। बहसियत कौम हम लोग को अपनी जिम्मेदारियां, बिल्कुल बहसियत कौम हमें अब कुछ करना होगा। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम ऑस्टेरिटी मेजर्स पे जाएंगे, ऑस्टेरिटी मेजर्स पे जाना चाहिए, ज़रूरी है। आप अपने करंट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो अब
पंजाब में 1.5 खरब के एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर है उसकी एलोकेशन करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि जो ऑस्टेरिटी मेजर्स उसमें ये चीज़ आती है या नहीं। सही, तो सही। बहसीत कौम हमें खुद भी सोचना होगा कि हम अगर 2 रुपये या 3 रुपये हमें मुनाफा मिल रहा है तो हम 10 रुपये मुनाफा ना लें। बिल्कुल आपने सही कहा, ये हर दुकानदार को, हर कारोबारी बंदे को बैठ के सोचना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से, मुनाफाखोरी करने से कुछ नहीं बन जाता। अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचिए। इस तरह से तो हम सब कुछ जो है वो ख़राब होने की जिम्मेदारी हुकूमत पर डालते रहे, अपोजिशन पर डालते रहे, फलां पर डालते रहे। आप क्या कर रहे हैं ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। और अब कुछ अनोखी मंतक जिसको समझने की ज़रूरत है, हम भी समझने की कोशिश करते हैं और आपको भी समझाएंगे कि ख़जाना खाली है लेकिन अरकाने सूबाई असम्बली को फंड्स हर सूरत मिलेंगे। शहर के 30 सूबाई हलकों को फीकस 5 करोड़ के तरक्याती फंड्स देने का फैसला किया गया है। खोखर साहब, खजाना खाली है तो पैसे कहाँ से आएंगे? जी बिल्कुल, खजाना जो है खाली नहीं है, खजाने में बजट आ रहा है। अच्छा। और बजट में पिछले एमपीए को भी तो मिले थे ना पैसे, वही पैसे अगले एमपीए को मिल जाने हैं। जो पहले पीटीए के एमपीए को मिलते थे वो अब नून लीग के एमपीए को मिल जाएंगे पैसे तो होंगे। दूसरा ये कि जो 5 करोड़ तक की तरक्याती स्कीमें हैं, पहले भी एमपीए जो है उन्हीं की यानी कि सिफारिशात पर मुकम्मल होती थी, जिसमें सड़कें थी, सीवरेज था, या सोलंग थे, या नालियाँ थी, या वासा का जो काम था, या छोटे मोटे जो गली महलों के जो काम होते हैं वो एमपीए की सिफारिशात पर ही होते हैं। तो हुकूमत हर दौर में नवाजती है। ये नवाजने का सिलसिला 1985 से शुरू हुआ, जब नवाज शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब बने थे उस वक्त से एमपीए को नवाजने का सिलसिला शुरू हुआ है। और हर हुकूमत जो है अपने एमपीए को नवाजती है, उनको बजट भी देती है। दूसरा ये है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं शहरों में, मतलब तहसीलों में या अजला में, वो भी जो एमपीए है वो भी सिफारिश कर देते हैं। बेशक वो गवर्नमेंट मंजूर करती है लेकिन रिकमेंडेशन तो एमपीए की होती है ना। वो बाकायदा तौर पर जो है सीएम सेक्रेटरी जो है वहाँ पर अफसर बैठे हुए हैं, बिठाए हुए हैं, जो सिर्फ इसलिए कि अफसर एमपी एमएनए से सिफारिशात लेते हैं, उनको सिफारिशात को पीएनडी और मुख्तलिफ महकमों को इरसाल करते हैं, वो फिर अपने बजट में शामिल करते हैं। सब एट द एंड वो अवामी फलाह के मंसूबों पर ही पैसा खर्च होता है। मैं इस तरफ ही आने वाली थी। अवामी फलाह के मंसूबे होते हैं तो ये रकम बहुत कम है। लाहौर के अंदर तकरीबन 10 अरब अली आपने कहा कम है, और इस कम रकम में से भी पूरे पैसे लगते नहीं है। इस चीज़ से नहीं क्या लग जाते हैं। आप मॉनिटरिंग करेंगे ना तब पैसे लगते हैं। अभी ये रकम बहुत कम है। वैसे भी 5 करोड़ रुपए की एक स्कीम कैसे बनती है ना, कुछ भी नहीं होना। स्ट्रीट लाइट लग जाएंगी, वो आप वो थोड़ा बहुत पैच वर्क हो जाएगा। जो गलियों में सोलंग वगैरह लगता है, गलियां, सड़कें तो नहीं बन सकती। नहीं, सड़कें नहीं बन सकती। 5 करोड़ में सड़क कौन सी बनती है? तो लाहौर के अंदर जो इसी करंट ईयर में ही जो बजट रिलीज़ होने जा रहा है वो 10 अरब रुपए की अमाउंट है, जो कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने रिलीज़ कर देना इस गवर्नमेंट ने, ताकि जो पीटीआई के लिए एलोकेशन की गई थी वो अब नून लीग की तरफ डाइवर्ट हो जाए। यानी कि शफकत महमूद साहब का बजट जो है वो ख्वाजा अहमद हसान को डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बजट इस तरह से बजट डाइवर्ट होगा। अब इसमें वज़ीर आज़म का अपना हल्का भी है, वज़ीर आला पंजाब का हल्का भी है। तो उनके हल्कों में जो मुखालफिन थे उनके लिए जो बजट एलोकेशन की गई थी पीटीआई के दौरे हुकूमत में, वो ऑटोमेटिकली इनको डाइवर्ट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो पीटीआई के दौरे शुरू किया गया था उसका सारा बजट मुस्लिम लीग नून के पास चला जाएगा। अब क्योंकि हुकूमत उनकी है और उनके हल्कों में जो तामीराती काम थे वो मुकम्मल तो करेंगे, ये तो तय है कि जो काम शुरू हो चुका है वो मुकम्मल होगा। और जो नून लीग की तरजीह होगी मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की, उनको भी मुकम्मल किया जाएगा। और उसके बाद सवालिया निशान है कि आइंदा नए माली साल में क्या करेंगे। आइंदा नए माली साल में जो पीटीआई का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उसमें आप ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम के तहत एक बजट एलोकेशन करते हैं। ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम अलहदा है, MCL का अपना प्रोग्राम वो अलहदा होगा, और जो कमिश्नर लेवल की स्कीमें होती हैं वो अलहदा होगी। तो एक अच्छा खासा बजट मुस्लिम लीग नून आइंदा नए माली साल में एलोकेट करेगी, क्योंकि पीछे रहे तो 1 साल गया इनके पास। बिल्कुल, ये इनका आखिरी बजट है। उसके बाद आप जो बजट देंगे वो सप्लीमेंट्री बजट होगा। बिल्कुल। ऐसे अली 40 सेकंड रह गए, मुझे वाइंड अप करना। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी शुक्रिया। खोखर साहब शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस और फिर शो में आते हैं। वेलकम बैक। जहां हम शहर के मसाइल डिस्कस करते हैं, शहर की खबरें आपके साथ डिस्कस करते हैं, वहीं पर हम कोशिश करते हैं कि नित नए फैशन के हवाले से भी आपको अपडेट रखें। अच्छा जी, आज का टॉपिक हमारा इसलिए ज़बरदस्त है कि सब लोगों की कोशिश होती है बाल अच्छे से बने हो, मेकअप अच्छा सा हुआ हो, लेकिन अब लोगों में इतना ज़्यादा शऊर आ गया है
अपने बालों के, फेस के साथ साथ हाथ और पाँव की खूबसूरती बहुत ज़्यादा ज़रूरी लोग समझने लगे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपके हाथ भी नज़र आ रहे होते हैं। तो जी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हाथों पर क्या हो सकता है। अब दौरे जदीद के साथ इतनी सारी जिद्दत आ गई है कि हम लोग जब छोटे थे तो सिर्फ एक नेल पॉलिश का कॉन्सेप्ट होता था। अब तो ज़माना आगे 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 जाता जाता बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, और जो कुछ भी आप कराना चाह रहे हैं बस एक आइडिया होना चाहिए। और यहाँ पर तो माशाल्लाह से इतने एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा आपको करके भी दिखा देते हैं। आज की हमारी मेहमान जिनका तारुफ मैं करवाने वाली हूँ, हम नित नए नेल आर्ट देखते हैं, हाथों की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब तो जी इवेंट के हिसाब से गर्मी सर्दी के लिहाज से कलर्स वगैरह जो है वो भी सिलेक्ट किए जाते हैं। बच्चों बड़ों एज ग्रुप के लिहाज से जो कुछ आप कराना चाहें, नेल्स के डिफरेंट शेप, हाथ आपके बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। हमारे साथ जी बहुत ही जानी माना एक नाम मौजूद है, पिंकी मौजूद है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैंने जैसे बुलाने का भी, हाँ थैंक यू सो मच जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जैसे कि कहा कि हमेशा से लोगों को ये लगता था कि मेकअप अच्छा होना चाहिए, बाल अच्छे होने चाहिए, ड्रेस अच्छा होना चाहिए, लेकिन अब उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हाथों की खूबसूरती भी हो गई है। बिल्कुल, अब तो खैर ज़्यादा अवेयरनेस होगी। अब तो पहले ख़वातीन में होती थी, अब तो हमारे मर्दों में भी ये चीज़ हो गई है। उनको भी नेल आर्ट का और सब चीज़ों की इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई है कि हर मर्द अपनी बीवी को कहते हैं कि तुम जाओ और ये करवा के आओ। हाँ। तो ये कि इसकी पब्लिसिटी में इसके इजाफा हो रहा है, ये कम नहीं हो रहा। बिल्कुल, ये इसकी जो है ना मकबूलियत जो उनसी ना बाहर तो थी अब हाँ। हमारी कंट्री में भी माशाल्लाह बच्चे से लेके बड़े से लेके बुजुर्ग तक सब लोग कहते हैं कि यार फ्रेंच मैनिक्योर, मैनी पेडी, हर चीज़ जो है ना आपके हाथ पाँव अच्छे लगने चाहिए। अच्छा, कुछ अब स्पेसिफिक इसकी जो टर्म्स हैं और नए इसमें क्या क्या चीज़ें एडिशन होती जा रही है वो तो हम पिंकी से जानेंगे, लेकिन मेरे साथ आप देख सकते हैं सानिया बैठी हैं जिन्होंने कुछ मेरे लिए भी डिसाइड किया है कि मेरे हाथों पे क्या करना है। ऑल्दो मेरे नेल्स छोटे हैं लेकिन इस पर भी ये कह रही हैं कि बहुत ज़बरदस्त काम करके दिखाएंगी। तो सानिया, क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता है तो हम इनसे कहते हैं अपना काम स्टार्ट करें और हम पिंकी से पूछ लेते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या क्या कुछ है। सानिया, आप अपना काम स्टार्ट कर लें। ट्रेंडिंग में जो है वैसे आजकल क्योंकि गर्मियाँ आपको पता है डार्क कलर्स नहीं चलते ज़्यादा, तो फ्रेंच मैनिक्योर पे ज़्यादा लोगों का जोर होता है, या फिर मल्टी फ्रेंच आजकल जो आपका वो करने लगी हैं, जो फंकी में थोड़ा सा आ जाता है बच्चियों के लिए। लेकिन एक बड़ों में अगर आप देखें तो ओम्ब्रे बहुत लेटेस्ट हुए हैं नेल्स, ओम्ब्रे बहुत ज़्यादा यूनिक हैं और बहुत ही आपके सब कपड़ों लॉन के आप जैसे कपड़े आप वेयर करते हैं किसी भी कलर के साथ आपके चले जाते हैं। और मतलब नेल आर्ट तो खैर अनलिमिटेड है, उसमें तो मतलब जितनी बात करते जाएं तो नेल आर्ट तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं है ना। अच्छा, मैं देखती हूँ बहुत ही खूबसूरत बीट्स भी लगे होते हैं, ये क्या किस तरह से? ये बहुत सारे मतलब बीट्स के अलावा भी आजकल इतनी लेटेस्ट चीज़ें आ गई, 3D फ्लावर्स आ चुके हुए हैं। जो मैं एक फ्लावर होता है जो मैं बिल्कुल हाथ से उसको बनाती हूँ, क्रिएट करती हूँ, वो पूरा उभरा हुआ ऐसे पूरा फ्लावर होता है और उसको 3D फ्लावर कहते हैं, बट वो मैं हाथ से बनाती हूँ। बट ये सोशल मीडिया ने लोगों को इतना ज़्यादा फास्ट कर दिया ना कि आप चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट निकाल के कहते हैं हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। यकीन करें माशाल्लाह मुझे तो खैर 15 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, 2007 से कर रही हूँ। मेरा एक्चुअली पैशन है ये, और मेरी कोशिश होती है मैं नई से नई चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस करवाती रहूँ। तो अभी जो फ्लावर भी मैं बना रही हूँ ये पूरे लाहौर में मेरे अलावा कोई नहीं बना रहा। तो अभी भी मैं बाहर जा रही हूँ मैं, और मज़ीद और बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेके नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, आप खुद ट्रेनिंग्स लेती रहती हैं? मैं खुद भी, मैं अभी नेक्स्ट वीक जा रही हूँ मैं दोबारा ट्रेनिंग्स लेने के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ नहीं आती है उसको एड डाउन यहाँ पे हमने ही इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर हमें बाहर जाके मैं उसको ट्रेनिंग लेके फिर मैं यहाँ पे आके उसको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हर इवेंट के हिसाब से लोग डिफरेंट, अगर कोई बर्थडे इवेंट है तो उसके ड्रेस के लिहाज से, शादी का कोई इवेंट है तो उसकी, बिल्कुल आपके उस पर कपड़ों पे डिपेंड करता है, आपके इवेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फिर उस पर ये होता है कि आप शादी का जो आप करवाते हो थोड़ा लाउड में चला जाता है। हाँ। बर्थडे के लिए आप थोड़ा सटल करा लेते हो, और अगर आपने आम रूटीन में अपने नेल्स रखने हैं जैसे ऑफिस लाइन में कुछ इस तरह से नॉर्मल आप रूटीन में, तो उसमें आप कपड़े अपने बहुत सिंपल आप वेयर करते हो, वेस्टर्न्स में आप थोड़े बहुत चले जाते हो, तो उसके लिहाज से टोटली सारा ऑपोजिट नेल आर्ट हो जाता है। अच्छा, अब हमारे यहाँ है जी डिफरेंट एज ग्रुप, बच्चियाँ भी चाहती हैं कि उनके हाथ बहुत खूबसूरत लगे, उनके लिए क्या रिकमेंड करती हैं आप? क्योंकि मेरे पास सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, मेरे पास अभी कल ही एक छोटी बच्ची आई हैं जिनकी अभी समर वेकेशन हुई हैं, छुट्टियाँ हुई हैं स्कूल से। तो फर्स्ट डे था उनका, तो उनकी मामा ने कहा कि अब चलो अब आपका ट्रीट बनता था, तो आप उनको कोई प्रॉमिस किया होगा उन्होंने। तो कल बच्ची आई, उन्होंने टेम्परेरी मुझसे नेल्स कराए हैं 2 वीक्स के, जिसका कोई हार्मफुल या कोई नुकसान नहीं होता बच्चियों के लिए।
उन्होंने वो लगवा के ऊपर उन्होंने प्रॉपर पैरों पे हाथों पे उन्होंने फ्रेंच और नेल आर्ट छोटे छोटे फ्लावर्स बनवाए। अच्छा। मतलब बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो बच्चियों का रुझान ज़्यादा है इस तरफ। सही। अच्छा जी, बच्चियों का रुझान ज़्यादा है। मुझे अब ये भी बता दें, कुछ आप परमानेंट का जिक्र भी कर रही हैं, टेम्परेरी का भी कर रही हैं, डिफरेंस क्या है? जो परमानेंट कराते हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? परमानेंट बेसिकली मैं आपको बताऊँ, आप पे डिपेंड करता है आप उसको कितना टाइम रखना चाह रहे हो। वैसे मैं पर्सनली जब कहती हूँ क्लाइंट को, मैं कहती हूँ जब आपने परमानेंट एक्सटेंशन करा लिए हैं तो आपको 4 to 5 मंथ्स के बाद उसको उतरवा के दोबारा आपको रीन्यू करवाना चाहिए सेट। ठीक है। हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सारे सलॉन्स हैं जिनको काम नहीं आता, बट वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूस जो है ना वो नेल्स नीजीसी के ऊपर फिलिंग होती जाएगी, उसका एंड क्या होता है आपके नेल में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हाँ। एक्स्ट्रा थिन हो जाता है। आप उतरवाएं, थोड़ा ब्रेक दें, आप दोबारा अपने सेट को लगवाएं। ठीक है। परमानेंट में बट आपको सेटिंग्स लेनी पड़ती हैं। टेम्परेरी में ये कि आपने लगवाने के बाद आप जो है ना उसको कभी भी उतार भी सकती हैं, आराम से आप रिमूव कर सकते हैं। आप घर पे भी उसको रिमूव कर सकती हैं, आप हमारे पास आके भी उसको रिमूव करा सकती हैं। और बट वो ये कि आपका इवेंट, आपको कोई जो भी टाइम आपका आराम से गुजर जाता है उसमें। सही। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिएगा, चीज़ों की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपके हाथ खूबसूरत लगने के चक्कर में आप ख़राब करा बैठे हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाती है। तो ये आप किस तरह से इंश्योर करती हैं कि आपकी क्वालिटी चीज़ों की बहुत अच्छी? देखिए, हमारे काम में ना हमारा सबसे पहले हमारा मटेरियल बहुत काउंट होता है। क्योंकि देखिए रेप्लिका ही होते हैं, ओरिजिनल Exactly. ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी क्वालिटी में, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आप और ब्रांचेस क्यों नहीं खोलती हैं, फ्रेंचाइजेस क्यों नहीं देती, बट मेरा एक ही प्रॉब्लम होता है, मैं कहती हूँ यार कि मेरा काम की क्वालिटी जो है ना वो मैंने गिरानी नहीं है। मैं एक जगह पे भले करूँ लेकिन काम में बहुत अच्छा अपना 100% करके दूँ, क्योंकि मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेती, मैंने आपको पहले बताया मेरा पैशन है ये। तो मुझे ना अपने काम में किसी का गलत काम भी बाहर देखती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है यार मैं अभी इसका उतार के ठीक कर दूँ, मतलब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा होता उस चीज़ को देख के। तो यही है कि आपका मटेरियल सबसे पहले आपका मतलब बहुत 100%, और जो आपका टेक्नीशियन आपका कर रहा है ना वो 100% क्वालिफाइड होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए हाउ नो कि आपका नेल बड उसने कितना रफ करना है, कितना नहीं करना, और एक्स्ट्रा रफ करने से क्या नुकसान हो सकता है, कम से क्या नुकसान हो मतलब फ़ायदा क्या हो सकता है। तो उसको हाउ नो सारी होनी चाहिए आपके नेल बेड के हिसाब से। कुछ नेल बाइटर्स आते हैं मेरे पास, हाँ ठीक है, उनके नेल बेड समझे मतलब ना होने के बराबर होते हैं, पीछे स्पेस ही उनके पास बहुत कम होती है। बहुत सारे लोग सलॉन्स पे जो आजकल खोल के बैठे हैं जिनको काम नहीं आता, वो देखते साथ ही कह देते नहीं आपके तो लग ही नहीं सकते। हम टेक्निकली इस तरह के कामों को हैंडल करते हैं, हमें पता है और हम अपने काम की 100% गारंटी भी देते हैं। उसके बाद हमारे नेल्स लास्ट भी करते हैं, और माशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम में अभी तक 15 साल हो गए, कोई ऐसी कंप्लेन आई नहीं है। सही, दैट्स रियली गुड। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि वो लोग जो कि इस तरह से अपने नेल्स पे कुछ नहीं कराना चाहते, मैंने देखा है बहुत ज़बरदस्त दूसरी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आपके पास हर तरह के नेल्स एक्सटेंशन ऐसी हैं कि आपके अपने नेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप लगाएं और वो बिल्कुल फाइन लुक आती है? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो बच्चियाँ हैं वो 2 वीक्स के बड़े लोग भी इवन के जिनको बहुत लॉन्ग टाइम नहीं रखना होता, वो उनको चाहिए होता है कि सिर्फ हमारे एक इवेंट कवर हो जाए, तो उसके लिए फिर हम उनको टेम्परेरी नेल्स रेकमेंड कर देते हैं कि आप लगवा लें। बट टेम्परेरी में ये होता है कि फिर भी हम 100% उसमें गारंटी नहीं होते, वो ऐसे कि टूट सकते हैं। हाँ ठीक है, बट हमारा जो परमानेंट काम है बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि वो परमानेंट है। बट किसी को टेम्परेरी चाहिए हो तो हम वो भी, बट उसमें भी आपके नेल बफ नहीं होते, आपका नेल्स जो उनसे डैमेज नहीं होता। परमानेंट में भी हम 100% अपने काम की गारंटी देते हैं कि आपका नेल बेड डैमेज नहीं होगा। सही। अच्छा जी, लेट्स सपोज आपके पास अब कोई कस्टमर आया है नेल आर्ट कराने के लिए, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं? नेल्स की शेप वगैरह क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं? डिपेंड करता है लाइक वो कराना क्या चाह रही हैं। पहले वो तो अगर नेल आर्ट कराना चाह रही हैं तो नेल आर्ट की लाइक वो मतलब उसके लिए आपको रेगुलर पे कराना चाह रही हैं, अपने नेचुरल पे कराना चाह रही हैं, या एक्सटेंशंस पे कराना चाह रही हैं। एक्सटेंशंस पे अगर आपने कराना तो वो सारा मशीनरी है, हमारा सारा काम है, हमारा हाथों का काम है। मशीन्स के साथ हमारे क्यूटिकल्स वगैरह हम लोग रिमूव कर देते हैं, उसके बाद लाइट सी बफिंग होती है, टिप्स होती हैं, कटिंग होती है, लाइक वो 1 आवर के प्रोसीजर। अच्छा, अब यहाँ तक का काम हमें रिपीट कितनी दफ़ा करना है? अगर हम अपने नेल्स अच्छे दिखाना चाह रहे हैं, 1 मंथ के बाद, 2 महीनों बाद अपने नेल्स की रीशेपिंग वगैरह करना? आपने रीशेपिंग के लिए आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है, आपकी ग्रोथ कैसी है। लाइक स्लो है तो आपको 1 मंथ में आना है, अगर आपकी फास्ट है तो 20 डेज में आना है, मिड है तो आई थिंक आपको 25-30 डेज में आपको आना ही पड़ता है, मस्ट है। ठीक है। ग्रोथ कुछ लोगों को बताते हैं कि नेल्स अच्छे करने के लिए कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है, नेल्स बढ़ते नहीं हैं, तो कुछ आप ये भी टिप्स देती है कि इस तरह से आपके नेल्स बढ़ सकते हैं?
देखिए घर पे तो डेफिनेटली आजकल आपको पता है हेल्थ इतनी ज़्यादा वो मतलब हर बंदे की वो डाइट उस तरह से है नहीं, बिल्कुल। तो किसी के भी नेल्स बहुत शादर नादर को आता है तो उसके नेल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, वरना अदरवाइज तो सबके नेल्स में या तो कैल्शियम का प्रॉब्लम है या विटामिन डी का प्रॉब्लम है या आयरन का डिफरेंट वो है, तो प्रॉब्लम उसकी वजह से भी वीक है नेल्स। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ तो अपना डाइट को बहुत अच्छा रखें नेल्स के लिए, ठीक है, जो मस्ट है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर, हमारे नेल्स के लिए। डाइट के बाद फिर आपका ये है कि आपके खुद के नेल्स जो उनसे आप कहीं नहीं जा सकते, आप एटलीस्ट आप घर पे अपना क्यूटिकल्स वगैरह रिमूव करें, क्योंकि आपकी स्किन जो आपका आधा नेल अच्छा, आपका ये बहुत मुश्किल काम होता है, ये आप खुद से नहीं कर सकते। अब जिस तरह ये काम कर रहे हैं मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, और ये बहुत सेंसिटिव काम भी है, थोड़ा सा आपका हाथ इधर उधर हुआ आपकी स्किन रिमूव हो जाती है। देखिए बात पता है क्या है, मैं हूँ तो मैं देखिए मैं एक नेल्स का एक स्टूडियो है मेरा, नेल लाउंज है मेरा, ठीक है, तो उसमें मैं अगर आपको कहूँगी कि आप विजिट करें, आप फिर मुझे अगला क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं जो घर पे खवातीन है वो क्या करें। बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नहीं पहुँच सकते, जो नहीं आ सकते, जो कुछ होते हैं जिनकी मजबूरियाँ होती हैं, वो नहीं सैलून्स पहुँच सकती हैं, नहीं आपको हर वक्त अपना टाइम दे सकती। आई थिंक वो घर पे थोड़ी सी आप अपना मतलब आजकल तो इतना सोशल मीडिया का दौर है, आप कुछ भी आप घर बैठे भी आप जो ना कुछ थोड़ा बहुत तो आप कर ही सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। तो केयर तो मेरा ख्याल है कि आप घर बैठे भी थोड़ी बहुत अपनी कर ही सकते हैं। हाँ, मुकम्मल केयर के लिए आपको 100% अगर आपको बहुत सेटिस्फेक्शन वाला काम चाहिए तो फिर आपको नेल लाउंज का रुख करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो कुछ कोई आके दिखाता है, आपके पास इतनी अच्छी ज़बरदस्त टीम है कि फौरी तौर पर वैसा काम करके दे देते? मेरा माशाल्लाह स्टाफ माशाल्लाह मतलब 16-17 लड़कियाँ मेरे पास हैं एट ए टाइम, और अभी कुछ ट्रेनिंग में भी मैंने और डाली है, तो ये कि मेरा माशाल्लाह ऑन द स्पॉट हो जाता है। सही। बस कुछ लोगों को शिकायत होती है कि पिंकी तुम्हारा बस मतलब माशाल्लाह काम जो है ना तुम्हारा थोड़ा सम टाइम रश पे होता है, बट मेरा ये कि ईद के दिनों में तो आपको पता होता ही है, बट हमारी 90% हमारी कोशिश होती है, क्योंकि मैं खुद बैठ के पर्सनली काम करती हूँ और बिल्कुल इनके साथ मिल के काम कर रही होती, मेरा बीच में पता नहीं चल रहा होता कि कोई ऑनर बैठ के काम कर रही है, तो इस तरह तो 90% मैं काम खुद कर रही होती, मेरी सिस्टर साथ होती हैं, बाकी बच्चे होते हैं सारे, तो हम लोग टीम वर्क करते हैं कि हम किसी को वेट ना कराएं और हम जल्द से जल्द हर क्लाइंट्स को अपना टाइम पे फ्री करें। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो परमानेंट आप काम कह रही हैं उसके बाद आप किचन में काम कर सकते हैं? वो आपके नेल्स ख़राब तो नहीं होंगे, चाहे आप खाना बना रहे हैं, चाहे आपको बर्तन धोने पड़ रहे हैं? मैं अपने काम में ना मुझे याद है मैं 2007 में भी अपने काम जब करती थी तो मैं हमेशा ये कहती थी यार मेरे नेल्स लगवा के ना कपड़े धो लो, बर्तन धो लो, सारे काम कर लो, बट मैं अपने काम की गारंटी दूंगी। आज भी वही बात करती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे नेल्स लगवा के ना आप यकीन करें, माशाल्लाह ये जो है अपना फिज़ा अली हमारी बहुत अच्छी मॉडल है, स्टार है, उनका तो बल्कि वो बहुत अच्छा मेरे पास वीडियो क्लिप भी पड़ा हुआ जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा मेंशन किया है कि मैं कराची 2.5 महीना रह के आई हूँ, मेरे पिंक ग्रो कर गए हैं, 2.5 से 3 महीने में नेल्स नहीं उतरे। इवन कायमा बेग, ठीक है, उनके भी वीडियो मेरे पास क्लिप पड़ा है, वो 3 महीने बाद आई हैं बट वो स्टिल अपने नेल्स को लेके आई वापस ग्रो करके, बट मेरा नेल नहीं उतरा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, हमारे पास अब टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, तो ऑलमोस्ट ही मेरा काम मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट सही। तो जी हम अपने नाजरीन को आयशा आप एक लुक दिखा दें अगर आप मेरे हाथ की, कि जी इसको हमने क्या बोलना है ये भी बता दें। जी, मल्टी फ्रेंच इसको कहते हैं, और डिफरेंट कलर्स इस पे ऐड किए गए हैं, बहुत ही प्यारे कलर्स लग रहे हैं ये जी। ये ले लीजिए, मैं दिखा रही हूँ जी, डिफरेंट कलर इस पे ऐड किए हैं, ब्लू है, येलो है, स्काई ब्लू कलर है, और जी शॉकिंग पिंक कलर इसमें ऐड किया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं जी। आप लोग भी ज़रूर कराएं, क्योंकि हाथ अगर खूबसूरत लग रहे हो तो ओवरऑल आपको लुक भी खूबसूरत लगती है, कॉन्फिडेंट आपका फील होता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज मेरा बस यही है कि आप खुश रहें, हेल्थ का ख्याल रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा नेल लॉन्चेस का हमारा रुख करें और अपने आप को मज़ीद और खूबसूरत बनाएं। हाँ जी, हाथ खूबसूरत होंगे तो जी आपको बड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है, ओवरऑल आपको अपनी लुक जो है परफेक्ट नजर आती है। सानिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत काम आपने किया है। थैंक यू सो मच पिंकी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। ज़बरदस्त है, और मैं चाह रही थी आयशा पूरा दिखा देती, लेकिन आपको पता है हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो तारुफ़ करवाने की ज़रूरत तो मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तारुफ़ कराऊंगी। गाना आपने सुन लिया, हमारे आज के मेहमान जिनको आप माशाल्लाह मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर किसी ना किसी तरह से देखते रहते हैं, या एक्टिंग करते हुए, सिंगिंग करते हुए, फिर इसके साथ साथ
ख़ास तौर पे जिस मेहमान का जिक्र मैं कर रही हूँ, आपने उनको ड्रामाज में भी देखा होगा, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर होस्टिंग करते भी देखा होगा, और कुछ हमारे ऐसे ज़बरदस्त प्रोग्राम होते हैं जो हम सारे अपने इवनिंग टाइम में लगा के बैठते हैं कि अच्छा जी, जब आप न्यूज़ वगैरह भी सुन चुके हैं, ड्रामाज वगैरह भी देख चुके हैं, तो कुछ मुस्कुराने का जब आपका मूड होता है तो हम ये भी शोज़ मिलजुल कर बैठ के अपनी फैमिली के हमरा देखते हैं। और इसके साथ साथ मौसीकी ज़बरदस्त जी, जिसको आप हर दौर में हर कोई सुनना पसंद करता है, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर भी आज के शो का हिस्सा बने हैं। तो चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। तारुफ कराना चाहूँगी जी, वहीद खान हमारे साथ मौजूद हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं और बहुत ज़बरदस्त मिमिक्री भी करते हैं, इसलिए सब कुछ बता रही हूँ कि ये सब कुछ यहाँ पर हम कराने वाले हैं। मायरा खान हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह से बहुत सारे ड्रामों में आपने इन्हें काम भी करते देखा है, डिफरेंट टीवी चैनल्स पर ये होस्टिंग भी करती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त शोज़ भी करती हैं। अपनी मेहमान को खुश आमदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत तारुफ का। थैंक यू सो मच। ये मेरे ख्याल से मुझे अभी वर्ड्स मिल नहीं रहे थे कि मैंने कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे बात को नहीं, जितने लफ्ज आपने चुने हैं बहुत अच्छे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही लोग हमारी स्क्रीन पर चार चांद लगा देते हैं, तो क्यों ना आप लोगों का तारुफ इतना ज़बरदस्त कराया जाए। सबसे पहले मायरा आपसे आगाज़ कर लेते हैं। जी जी। काम मेरे ख्याल से अभी मैं ऑफ कैमरा कह रही थी, बहुत मुश्किल काम है आपका एक्टिंग वगैरह करना, कैसे कर लेती हैं? बचपन से ही क्या शौक था? मेरा पैशन था एक्टिंग। अगर मुझे लगता है मैं एक्टिंग ना करती तो फिर मैं क्या करती। हाँ। इतनी मुझे मतलब पसंद है एक्टिंग के, मतलब इस काम के लिए मैंने घर में जितनी फ़ाइट की शायद ही किसी ने की हो। अच्छा। क्योंकि मुझे घर वालों की तरफ से इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। अब्बा से मैंने इजाज़त ली भूख हड़ताल कर करके, और वाहिद मेरी अम्मी मेरी सपोर्ट थी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं काम करती हूँ तो घर वाले देखते हैं और फ़ख्र करते हैं, प्राउड फील करते हैं। प्राउड फील। अच्छा, फैमिली में आप अकेली थी जिन्होंने इस फील्ड की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वाहिद हूँ, और फिर मेरे ख्याल से अब जितने आगे जो जनरेशन है हमारी, उनके लिए जो हमारी फैमिली में, उनके लिए मैं एक रास्ता बन गई हूँ, शायद वो मुझे देख के फॉलो करते हैं। और अब बच्चे मेरे ख्याल से हर घर में कर रहे हैं एक्टिंग अब तो सोशल मीडिया ने घर बैठे हर किसी को, आप दूर दराज गांव चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपको माशाल्लाह टैलेंट टिकटॉकर नजर आएंगे। इतना टैलेंट नजर आता है कि आप हैरान परेशान रह जाते हैं कि पहले आपको जो चीजें सिखानी पड़ती थी, अब आपको वो किसी को सिखानी नहीं पड़ती। मैं कहती हूँ कि ऐसा टैलेंट मैंने देखा है कि बाज़-औक़ात मैं अमेज हो जाती हूँ कि भाई ये कैसे कर लेते हैं, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा जी, वहीद साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी, सिंगिंग, एक्टिंग, मिमिक्री, एक फुल पैकेज जिसे कहते हैं ना, हमारे सामने वो बैठा है, तो कैसे कर लेते इतना सब कुछ? एक तो ये कि ये खुदादाद सलाहियत होती है। बेसिकली मैं इस फील्ड में आया था सिंगिंग करने के लिए, लेकिन कहीं और निकल गया मैं, लेकिन वो मामला भी बहुत अच्छा चला। आपके नए गाने में माशाल्लाह एक्टिंग भी मैं देख रही हूँ, बहुत जबरदस्त आप कर रहे हैं। मायरा की तो कोई ये एक्टिंग जो आपको नजर आ रही ना, इतने सीरियस, इतना फेस ऐसे बड़े दुखी से, लेकिन ये हमें पता जो बिहाइंड द सीन्स जो हम लोग हंस के हमारा बुरा हाल हो गया था ना, बहुत ही इन्होंने हंसाया, बहुत ज्यादा। ये असद का क्रेडिट जाता है जिसने काम करवाया। जी जी, असद ने इस वीडियो को डायरेक्ट किया है और बहुत ही खूबसूरत, और रिस्पॉन्स माशाल्लाह जो है वो इसका बहुत अच्छा आ रहा है। तो असद कैफ़ी चूँकि घराना भी फिल्मी बैकग्राउंड है उनका, तो उस वजह से एक बड़ी आसानी रही इस हवाले से। तो पहला ये प्रोजेक्ट है, मतलब 9 साल बाद का ये जो है वो इसकी लॉन्च मैंने की है। मैं कब से प्लान कर रहा था, फिर ऐसा होता है ना कि आप ऐसा फंस जाते हैं दूसरी चीज़ों में, आपको टाइम ही नहीं मिलता। ऐसे ही तो मिमिक्री या कॉमेडी सटायर शो ये प्रायोरिटी हो गई थी। अब मैंने सोचा कि अब सिंगिंग की तरफ सीरियसली इस तरफ लेकिन आया कुछ जाए। चीज़ें आपकी पहचान बन जाती है, लेकिन माशाल्लाह गाना भी आपने बहुत ही खूबसूरत गाया है। मायरा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक्टिंग के बाद आपने डिफरेंट शोज़ किए, होस्ट भी किए, बहुत ज़बरदस्त हमने आपको देखा काम करते हुए। एक टर्निंग पॉइंट होता है, कब फील हुआ कि ये मेरा टर्निंग पॉइंट है? एक्चुअली ना ऐसा है कि मैंने इसका क्रेडिट मैं किसी हद तक डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब को दूंगी कि मैं बहुत सारे ड्रामास करी थी, बहुत सारे सीरियस रोल, रोने धोने वाले कैरेक्टर्स करी थी, उसमें भी बड़ी पहचान बनी, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और जैसे होता है ना घर में बहन भाई ऐसे कॉमेडी करते हैं, कोई नकल उतारते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स मैं बनाती थी। तो उन दिनों ये ऐसे ऑडिशंस हो रहे थे, तो मुझे इन्होंने कहा कि आप भेजें, तो मैंने वो क्लिप्स उठा के उनको भेज दिए। और उसके बाद उन्होंने कहा भाई लड़की तो बड़ी कमाल की है, तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है। फिर उन दिनों में शो एक शुरू हो रहा था बदतमीज़ियाँ, उसमें उन्होंने मुझे एक तो कैरेक्टर्स बहुत सारे करवाए, मैडम नूर जहाँ, शाजिया मरी, रीमा, मीरा और पता नहीं कौन कौन से कैरेक्टर्स,
साथ में उसमें होस्टिंग भी थी। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस है उन्होंने मुझे किसी हद तक, मैं कह सकती हूँ, मुझे दी। जबरदस्त जबरदस्त। बाहर जाती हैं, फैंस तो आगे पीछे होते होंगे? फैंस तो आगे पीछे होते हैं, लेकिन मेरा हुलिया अच्छा नहीं होता क्योंकि हमेशा घर वालों को बड़ी एम्बेरसमेंट होती है कि भाई तुम तो हमारे साथ ना चला करो, भाई तुम तैयार भी नहीं होती और फिर लोग तस्वीरें तुम्हारे साथ खिंचवा रहे होते हैं, तो हमें बड़ा बुरा लगता है। तो मैं कहती हूँ भाई मेरे फैंस हैं, मेरे फैंस, मेरी मर्जी। सही है। अच्छा जी, मुझे आयशा ने कहा था कि जी आपसे सुनना ज़रूर है कुछ, तो आपका गाना तो हमने अपने नाजरीन को सुनाया है, ज़रूर कुछ गुनगुना के भी हमें सुना दे, क्योंकि हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं वो कहते हैं जी ऐसे नहीं किसी मेहमान को जाने देना कोई। जब आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने फ़लाँ जैसा काम करना है। कौन था इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन तो 3-4 लोग थे। तो बस कोशिश ये होती है कि यार अपना जो है, जो आप हो वो सामने आना चाहिए। तो बस 3-4 सिंगर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनसे सीखता हूँ। इसी तरह से यही सेम क्वेश्चन मैं आपसे तुम्हारा पूछना चाहूंगी। सिंगर्स वाला? नहीं, मैं एक्टिंग की तरफ आने लगी, मैं एक्टिंग की तरफ आने लगी। अच्छा। माशाल्लाह से हमारे सीनियर आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत नाम कमाया और अब भी जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी माशाल्लाह बहुत एक पहचान है जी हमारी स्क्रीन्स की। थैंक यू। हमेशा बंदा कहता है कि भाई फलां मेरा पसंदीदा है, फलां मेरा पसंदीदा है। किसकी एक्टिंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे ना हमेशा से बड़ी नेचुरल बेसाख्ता अदाकारी जो है वो अच्छी लगती है। सबसे पहले तो हमारे मुल्क में अगर कहा जाए तो बाबरा शरीफ साहिबा, जो उनकी अदाकारी थी, वो चुलबुलापन और वो चीज़ तो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती शुरू से। उसके अलावा बुशरा अंसारी साहिबा, तो मुझे बल्कि एजाज़ हासिल है कि मुझे उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट भी मिले हुए हैं कि ये लड़की, लाहौर में एक लड़की है जो कि अदाकारी बहुत अच्छी करती है। तो मेरे लिए आई थिंक वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, मैं कह सकती हूँ। तो ये है मेरी आइडियल, मैं कह सकती हूँ। और आगे अल्लाह ने चाहा तो हम थोड़ा सा वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ज़रूर जी ज़रूर। इसी तरह से आप जो अपने सीनियर्स हैं उनसे सीखते रहें तो आप ज़रूर आगे जाते हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि वहीद खान बहुत अच्छे सिंगर हैं और अभी इन्होंने गाना बड़ी मुश्किल से बनाया हमारा। हमने कह के इनको कहा कि जी तेरी कमियां बना लो। बहुत शुक्रिया। तो अगला वीडियो जो है वो इस शर्त पे बनाएंगे कि आप लोग इनको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी सपोर्ट दें। जरूर जरूर। इंशाल्लाह आपका नया गाना आएगा तो ज़रूर हम आपको इन्वाइट भी करेंगे। मेरे पास टाइम बहुत कम है तो मुझे ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया के लिए एंड गुड लक। इसी तरह से माशाल्लाह आप छाए रहे, अच्छा अच्छा काम करते रहे। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी हम आपसे शेयर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ये है कि जैज़ ने इस पूरे पाकिस्तान में जी डिजिटल एनेबलमेंट की दुनिया में एक ज़बरदस्त बुनियाद रखी है। और आज इस दुनिया में जैज़ ने डिजिटलाइजेशन पावर को इस तरह से उजागर किया है कि आप इस पावर से किसी सूरत इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई भी आवाज़, कोई भी ऐसा मसला अब नहीं है जिसको आप उजागर नहीं कर सकते, और ये सब कुछ मुमकिन बनाया है मकसद को लेकर आगे चल रहा है। और की जो न्यू कैंपेन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इस न्यू कैंपेन को इसलिए ज़बरदस्त किया जा रहा है क्योंकि इसके ज़रिए एक ऐड लेके आई गई है जिसको नाम दिया गया है सुपर फॉर चेंज का। और इसमें सुपर चेंज क्या है जी? इसमें सुपर चेंज ये है कि इस ऐड में, इस कैंपेन में ख्वाजा सरा को शामिल किया गया है। यानी अब किसी की भी आवाज़ हो, आप इसको पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, पूरी दुनिया तक फैला सकते हैं। इसीलिए इस ऐड में जैज़ ने ख्वाजा सरा को अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाया, क्योंकि अब पीछे कर सकते हैं या जिसको आप दबा सकते हैं। जैज़ बना है पूरे पाकिस्तान की आवाज़। अगर आप अपनी आवाज़ पूरी दुनिया पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी? आपको करना पड़ेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।